नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीसी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हर कंपटीशन के एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहला प्रश्न है और इसको प्रश्न को सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। दोस्तों, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न हमें हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी प्रश्न को सर्वप्रथम सही तरीके से पढ़ लेंगे। तो पढ़ते हैं। यदि RUSH को कूट भाषा में 66 लिखा जाए तो GIRL को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, जो संबंध जैसे RUSH को 66 यानी 66 कैसे लिखा गया होगा, जिस तरह ये लिखा गया होगा उसी तरह GIRL को लिखा गया होगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इसको भूल जाते हैं कि ये क्या लिखा है। सर्वप्रथम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये 66 बना हुआ है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सर्वप्रथम ये किस स्थान पर यानी अंकों में इसको बदल लेते हैं। अंक में बदलने पर हमें पता चल जाता है कि क्या उसमें चल रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। U कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। यस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पर। और H आता है 8 नंबर पर। दोस्तों, अब सर्वप्रथम इसको जोड़ लेते हैं कि जोड़ने के बाद आ रहा है कि नहीं। इसको जोड़ लेते हैं। दोस्तों, इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा 66 आ जा रहा है। दोस्तों, आप लोग जोड़ लीजिएगा, क्योंकि समय बचाने के लिए मैं पहले ही जोड़ लिया हूँ। तो दोस्तों, इन सभी को जोड़ने के बाद 66 आ रहा है। तो बस हमारा प्रश्न समझ में आ गया कि जैसे इन सभी का सर्वप्रथम कोडिंग जो जिस स्थान पर है लिखेंगे और उसको जोड़ लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों, G कितने नंबर पे आता है, G आता है 7 नंबर पे। फिर प्लस I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। फिर R आता है 18 नंबर पे। और प्लस L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। दोस्तों, इन सभी को जोड़ने के बाद 46 आएगा और यही हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों, सर्वप्रथम ये 26 अंक जो होते हैं उसको अंकों में भी याद करना बहुत जरूरी है। इसको याद कर लीजिए, तभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। इसका आंसर A होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, ये अगला प्रश्न है और ये लुप्त संख्या से है, और ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको शामिल किए हैं। दोस्तों, ये 63 बीच में है और यहाँ पर 63 पूछ रहा है। यहाँ पर कौन सा अंक आएगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये सभी को कैसे मिलाकर 63 आ रहा है, जिस तरह आएगा उसी तरह ये बीच में इसको भी कर देंगे। तो दोस्तों, इसको देखते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम इसको गुणा करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो 5 चौको 20, 3 60, 3 90। दोस्तों, ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है। अब इसको जोड़ के देखते हैं। 5 4 9, 3 12, 3 15। दोस्तों, ऐसे भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब इसको गुणा करते हैं। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 60, और प्लस 3 जोड़ देंगे। ये प्लस 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 63। दोस्तों, इसमें तो 63 आ जा रहा है, लेकिन इसको भी देखेंगे कि क्या ये भी आ रहा है उस तरह। तो फिर इसको देखेंगे। 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 3 पचे 15, 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और प्लस 6। दोस्तों, हमारा लॉजिक सही निकला। दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौको 20, 3 60 प्लस 3 बराबर हमारा 60 आ जा रहा है। तो इसी तरह इसको भी करेंगे। 3 गुणे 5, फिर गुणे 4, फिर प्लस 6, यानी हमारा कितना आ गया, 66 बीच में आ गया। दोस्तों, इसी तरह इसको भी कर लेंगे। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 गुणे 3, फिर 3 का गुणा 7 में करेंगे तो गुणे 7, फिर प्लस 6, और इसको हल कर लेंगे। हमारा 5 3 15, चौको 60, 15 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105।
105 और 6 111। दोस्तों ये हमारा उत्तर आ गया, तो ये उत्तर है डी। दोस्तों इसमें यही करना रहता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी लुप्त संख्या रहता है बाकी चित्रों में देखकर उसको लगाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और इसको बताना है कि जो काफी का संबंध कैफीन से है तो तंबाकू का संबंध किससे है। दोस्तों काफी में क्या पाया जाता है, कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों काफी में क्या पाया जाता है, कैफीन नामक तत्व। तो तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। दोस्तों तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और इसको भी संबंध बताना है कि जो संबंध इससे है वही संबंध इसका इससे होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों ये कुछ समझ में आ रहा है किसके पास में है, तो ये होगा 11 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 11 का स्क्वायर होगा 121। तो दोस्तों 11 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 तो 121 आएगा, यानी प्लस 1 करेंगे तो 122 आ जाएगा। तो दोस्तों 145 के बाद 145 किसके पास में है, तो 12 का, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 1 145 आ जाएगा। दोस्तों अब ये देखेंगे कि ये किसके पास में है, तो ये होगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 226। तो दोस्तों जैसे एक अंक बाद ये है तो 15 के बाद 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 1, तो 16 का स्क्वायर कितना है 256 प्लस 1 तो 257 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न को इस तरह करेंगे कि इसका संबंध इससे क्या है, तो उसी प्रकार इसका संबंध इससे देख लेंगे। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा 257। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और इन चारों में से कौन सा अंक विषम है उसको हमें देखना है। तो दोस्तों विषम कौन सा है, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और आगरा। दोस्तों ये तो सब पर्यटक स्थल यानी घूमने वाली जगह है, लेकिन इसमें तो उसके बाद भी विषम हमें चुनना है। तो दोस्तों दिमाग लगाइए कि कौन सा इसमें विषम है। तो हम इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि शिमला दोस्तों ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, दार्जिलिंग ये भी पर्वतीय क्षेत्र है और ऊटी भी पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन आगरा पर्वतों पे नहीं है, ये बाहर है। तो ये हमारा विषम हो जाएगा क्योंकि ये तीनों पर्वतीय क्षेत्र हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं जो कि बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं। तो दोस्तों अब ऐसे प्रश्न को गलत नहीं होगा। दोस्तों इसको प्रश्न को सर्वप्रथम पढ़ लेंगे। यदि गुणा से अभिप्राय है प्लस और भाग से माइनस, माइनस से गुणा और प्लस से भाग, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये समीकरण अभी हमारा सही नहीं है, यदि इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। तो उत्तर कैसे आएगा, दोस्तों जो ये चिन्ह दिया है उसके स्थान पर हमें चेंज करना है। तो चेंज ऐसे नहीं हो पाएगा, सर्वप्रथम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं यदि आसान प्रश्न को बनाना है तब। दोस्तों लिखा है गुणा से अभिप्राय प्लस, यानी जहाँ पर गुणा होगा उसको हम प्लस मानेंगे। तो यहाँ पर गुणा बराबर प्लस, जो दोस्तों जहाँ पर गुणा होगा वहाँ पर हम प्लस को मानेंगे। भाग से अभिप्राय माइनस, यानी जहाँ पर भाग होगा वहाँ पर माइनस मानेंगे। माइनस जहाँ पर रहेगा वहाँ पर गुणा, यानी जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पर गुणा और जहाँ पर प्लस रहेगा वहाँ पर भाग। दोस्तों जहाँ पर ये मेन ये है और उसके बाद जो माना है ये इधर लिख लेंगे। दोस्तों जब ऐसे लिख लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा इसको चेंज करने में, नहीं तो इसमें भूल जाएंगे, इसलिए हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको चेंज करेंगे तो 54। दोस्तों यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया है तो भाग के जगह पर कौन सा चिन्ह लिखेंगे, माइनस, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है तो इसको माइनस कर देंगे। फिर 16, फिर यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस के जगह पर ये गुणा का चिन्ह दिया है तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे। और फिर 3,
यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया है तो गुणा के चिन्ह पर कौन सा अंक चिन्ह आएगा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर 6, फिर भाग का चिन्ह दिया है तो भाग के चिन्ह पर -2। दोस्तों अब ये हमारा समीकरण सही है और इसको अब हल कर सकते हैं। दोस्तों अब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर सही आएगा। दोस्तों ये प्रश्न में थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर भाग आएगा। दोस्तों यहाँ पर प्लस की जगह पर भाग लिखा है, यहाँ पर भाग आएगा। दोस्तों इसको चेंज कर लीजिएगा, प्रश्न को लिखते समय हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया वहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो गया था। अब इसको दोस्तों बोर्ड मास नियम के अनुसार इसको हल करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या है, सर्वप्रथम भाग को हल करेंगे। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये 54 माइनस, फिर गुणा का हल करेंगे तो 16 तिया 48 और प्लस 3 ये बचा, यहाँ पर 3 इसका बचा है। अब 54 में से 48 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 + 3 = 9। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर बस चिन्ह गलत हो गया, इसको चेंज कर लीजिएगा क्योंकि हम ही से गलती हो गया दोस्तों, लेकिन प्रक्रिया यहीं रहेगी। ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों इसका आंसर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और ये सीरीज से संबंधित है। दोस्तों सीरीज को सर्वप्रथम ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो दोस्तों देखिए सीरीज को ध्यानपूर्वक घट रहा है, यानी इसमें माइनस हो रहा है। तो दोस्तों सर्वप्रथम कितना माइनस हो रहा है, -4, तो -4 लिख देंगे। -4 के बाद कितना माइनस हो रहा है, -6। तो दोस्तों देख लीजिए 2 अंक घट रहा है, यानी यहाँ पर -8 करेंगे और यहाँ पर -10 करेंगे। दोस्तों -8 करेंगे तो यहाँ पर कौन सा अंक आ जाएगा, 26, यहाँ पर 26। अब आगे भी देख लेंगे कि हमारा सवाल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो -26 में -10 करेंगे तो 16, यानी हमारा प्रश्न सही है। दोस्तों इसमें माइनस का लॉजिक ऐसे देखने पर ही लग जा रहा है। तो सर्वप्रथम ये जो सीरीज है इसको ध्यानपूर्वक देख लिया कीजिए कि हमारा सीरीज प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है या वर्ग हो रहा है। दोस्तों यही टाइप आता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या नहीं तो गुणा होगा या फिर वर्ग देगा या फिर क्यूब देगा। तो दोस्तों इसमें माइनस हो रहा था तो माइनस का लगा दिए तो हमारा उत्तर बी यानी 26 हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और यह रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका भी प्रश्न आता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और इसको सर्वप्रथम सही से पढ़ेंगे, उसके बाद लगाएंगे। यदि सी के पुत्र एफ और जेड है, यानी इसको ड्राइंग बना लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। यानी सी का पुत्र हैं एफ और जेड, तो ये एफ हो गया और ये जेड हो गया। दोस्तों ये सी के दोनों पुत्र हैं। उसके बाद तथा जेड का विवाह भी से हो गया, यानी इस जेड का विवाह भी से हो गया, यानी ये पति पत्नी हो गए दोस्तों, इसलिए इसको हम घेरा कर दिए हैं। ये फीमेल है और ये मेल है हुआ। तो भी का एफ से क्या संबंध। दोस्तों इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि किसका संबंध पूछ रहा है। इतना छोटा प्रश्न है लेकिन इसी में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। दोस्तों जिसके पास का होगा उसका संबंध पूछेगा से यानी यफ से, यानी यफ का क्या लगेगा भी, तो यफ। दोस्तों एफ और जेड भाई हैं और भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, यानी हमारा प्रश्न उत्तर ए हो जाएगा। दोस्तों ऐसे बना लेंगे यदि ड्राइंग तो हमें समझने में आसानी होगा। और इसको बनाने के बाद अपने रिलेशन यानी हम दोनों भाई हैं और हमारे भाई की पत्नी हमारी भाभी लगेगी, ऐसे सोचेंगे तब ये प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और ये प्रश्न कैलेंडर से है। पूछ रहा है कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों अधिवर्ष को समझ लेते हैं कि अधिवर्ष किसे कहता है, कह रहे हैं। तो दोस्तों अधिवर्ष यानी लीप वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ,
लीप वर्ष। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। ये थोड़ा घुमा कर प्रश्न पूछा है। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। तो 366 दिन में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, ये 1 16 7 दूना के 14। दोस्तों ये तो पूरा हो गया 2, यानी विषम दिनों की संख्या जो 2 शेषफल, जो शेषफल बचेगा वही विषम दिन होगा। तो ये 2 दिन हमारा विषम दिन हो गया, यानी उत्तर बी। दोस्तों यदि पूछता कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या तो 1 होगा, लेकिन विषम अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होता है और इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और ये घड़ी से संबंधित है, और ये घड़ी से संबंधित हर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसको देखते हैं। एक घड़ी में 2:30 यानी 2:30 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय प्रदर्शित करेगा? तो दोस्तों सिंपल सा एक सूत्र है। यदि घड़ी का समय देकर और दर्पण छवि पूछे, या फिर दर्पण छवि देकर घड़ी का समय पूछे, इनमें से कोई भी पूछे तो 11:60 से जो रहेगा उसको घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे 2, 30 घटाएंगे तो ये 0, ये 3 और ये 9। दोस्तों हमारा 9:30 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, 11:60 से घटा देंगे तो यही आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट करिएगा प्लीज।